নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আজ বিশ্ব মস্তিষ্ক দিবস অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ব্রেন ডে। এই ওয়ার্ল্ড ব্রেন ডে কে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই যারা চিকিৎসকেরা রয়েছেন বিভিন্ন জায়গাতে মস্তিষ্ক বা ব্রেনকে কিভাবে ভালো রাখা যায় সেটা নিয়ে আমরা অবশ্যই আলোচনা করে থাকি। ব্রেন স্বাভাবিকভাবেই আমরা জানি যে গোটা শরীরের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এবং মস্তিষ্ককে কিভাবে ভালো রাখা যায়, কিভাবে কি কি করলে মস্তিষ্ক ভালো থাকে সেই সব নিয়েই আজকে আমরা আলোচনাটা করব। আমাদের সঙ্গে আজকে রয়েছেন স্টুডিওতে डॉक्टर निरंकर देव, जिन्हें कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन आईएलएस हॉस्पिटल आगरतला। स्वागत है डॉक्टर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल के हमें समय दिया। धन्यवाद आपका भी और दर्शकों का भी, अब चैनल वैनगार्ड का भी, कि इन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया जिससे मैं इस विषय के बारे में आम दर्शकों से मुखातिब हूं और आगे इसके बारे में अवेयरनेस के बारे में बात कर सकूं। एकदम। तो आज वर्ल्ड ब्रेन डे है। तो ब्रेन हम सबको पता है, वो जो पूरा शरीर है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ब्रेन को कैसे अच्छा रखा जाए उसके बारे में तो हम बात जरूर करेंगे। तो पहले जो विषय मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ब्रेन डे है ये क्यों है, क्यों मनाया जाता है ब्रेन डे? वर्ल्ड ब्रेन डे एक साल भर में न्यूरोलॉजिकल डिजीज 22 जुलाई को मनाया जाने वाला दिवस है, जिसमें हम ब्रेन डिजीज से रिलेटेड, नर्व्स डिजीज से रिलेटेड सारी बीमारियों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। जो हमारी अवेयरनेस और डिजीज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स आम पब्लिक प्लस गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की तरफ भी डेडिकेटेड होती है, इससे कि बीमारियों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके और हम गवर्नमेंट पॉलिसीज को ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की तरफ मॉडिफाई कर सके। 22 जुलाई को वर्ल्ड न्यूरो साइंस एसोसिएशन का फाउंडेशन डे है, तो 9 इयर्स बैक ये ट्रेडिशन स्टार्ट किया गया कि फाउंडेशन डे पे हम नर्व डिजीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें, क्योंकि डे बाय डे जैसे जैसे पॉपुलेशन डाटा चेंज होता है वैसे वैसे न्यूरोलॉजिकल डिजीज, खासतौर से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे पैटर्न चेंज हो रहे हैं। सो एकदम। तो ये जो वर्ल्ड ब्रेन डे है 22 जुलाई को आपने बोला मनाया जाता है हर साल, इसका इम्पोर्टेंस कितना है और मतलब क्या बोलना चाहेंगे आप? इंडिया के संदर्भ में, हम भारत के संदर्भ में ही देखें तो सन 1990 से लेके 2020 तक जो नॉन कम्युनिकेबल मींस जिनमें इन्फेक्शन नहीं है, वैसी जो ब्रेन डिजीज हैं वो पहले से लगभग 2 गुने से ज्यादा हो गई हैं। और देखा जाए तो उसमें जो नॉन कम्युनिकेबल न्यूरो डिजीज हैं उनमें स्ट्रोक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर है, जो कि हमारी आबादी थोड़ा सा एजेड पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है। दूसरा एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन जो डिजीज का है वो सर दर्द का है, जिसमें टेंशन, हेडेक, माइग्रेन है, जो 15 से 16% डिजीज पार्ट है। साथ ही साथ 12% के करीब सीजर डिसऑर्डर भी हैं। तो इंडिया के पॉपुलेशन से अगर इन सबको देखा जाए तो ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर है। ब्रेन डिजीज के बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट कर, और डिजीज के मुकाबले देखा जाए तो गवर्नमेंट का इन सब बीमारियों की तरफ अभी भी कोई भी फोकस डेडिकेटेड नहीं है। स्ट्रोक की बात कर लें, स्ट्रोक के साथ जितनी डिसेबिलिटी होती है, कोई भी व्यक्ति जिसको पैरालाइज हो जाता है, उसके बारे में इतनी अवेयरनेस तक नहीं कि वो आदमी कहाँ इलाज कराए, कैसा इलाज कराए, जो जैसा इलाज हो जाता है। पर उसका ड्रॉबैक है कि जिसको बीमारी होती है वो एक डिसेबिलिटी से पीड़ित रहता है। तो वर्ल्ड ब्रेन डे का डाटा एक कलेक्ट करके अगर हम वर्ल्ड ब्रेन डे के उसमें हम डेडिकेट करते हैं तो अवेयरनेस बढ़ा के हम गवर्नमेंट पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, प्लस आम पब्लिक को भी हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। वर्ल्ड ब्रेन डे के संदर्भ में आपने बोला कि ब्रेन डिजीजेस बहुत बढ़ रही हैं आजकल, तो इसका कारण
क्या हो सकता है? हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस या फिर टेक्नोलॉजी का भी एडवांसमेंट उसके ऊपर कुछ मतलब असर डाल रहा है क्या ब्रेन डिजीजेस के ऊपर? जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, तो हम भारत में बहुत सारा देख रहे हैं, हाइपरटेंशन और डायबिटीज बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। साथ ही साथ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, खासतौर से एफ्लुएंट फैमिलीज में ये बढ़ रही है, प्लस सोशल मीडिया यूज। तो सोशल चेंजेस के साथ साथ हमारी जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज है, इससे एक स्ट्रोक पैटर्न प्लस अदर डिजीजेज उनका रोल बढ़ गया है, उनका उनका प्रेवलेंस बढ़ गई है। सो सोसाइटी पे जो लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, उनका असर तो है। लाइफस्टाइल चेंजेस मतलब आप बोल रहे हैं कि एक मतलब बड़ा, सेडेंट्री हाँ, लाइफस्टाइल। मतलब एक्टिव लाइफस्टाइल अगर होता है तो किसी हद तक मतलब उस ब्रेन डिजीजेस को प्रिवेंशन। प्रिवेंशन किया जा सकता है। अगर वैसे अभी तो मतलब सब बोल रहे हैं कि योगा अच्छा माध्यम है, मतलब पूरा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को भी स्वस्थ रखने के लिए योगा वगैरह या फिर जो एक्सरसाइज वगैरह है जो रेगुलर अगर आप कोई करता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट ब्रेन पे भी मतलब पड़ता है। हमारी तो कहावत ही कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। जी। वर्ल्ड ब्रेन डे का मूल जो गोल है वो क्या है? वर्ल्ड ब्रेन डे का पांच गोल में पांच पार्ट हैं। फर्स्ट हमारा पार्ट होता है अवेयरनेस क्रिएट करना। हम्म, अवेयरनेस क्रिएट करने से हम जो आम पब्लिक को नहीं पता है, हमारी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को उस डिजीज के बारे में जो अनअवेयर हैं कि हमारी पॉपुलेशन में स्ट्रोक के फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, हमारे पॉपुलेशन में हेडेक की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी हमारा जो डाटा कहता है कि एक्सीडेंट से मरने वाले उसमें हेड इंजरी की संख्या पर ईयर 10 लाख होने वाली है। तो ये हम डाटा कलेक्ट करके हम उनको गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। डाटा कलेक्ट करने के अवेयरनेस से क्या होता है कि हमें उसका एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा होता है कि हम एजुकेट करें, प्रिवेंट करें डिजीज को। जैसे मैंने कहा कि एक्सीडेंट से हमारे 10 लाख पर ईयर मौतें हो रही हैं, तो उसमें बहुत बड़ा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का होता है। इसमें रोड ट्रैफिक रूल्स का फॉलो नहीं करना बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर है। सो एक सिंपल स्टेप उठा के हम रोड ट्रैफिक अगर स्ट्रिक्टली रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कराने लगे तो बहुत सिग्निफिकेंट चीजें को रिड्यूस किया जा सकता है। अभी एक नोएडा जो गाजियाबाद में एक्सीडेंट हुआ, उसमें स्कूल बस ड्राइवर एक हाई स्पीड हाईवे पे वो अपोजिट डायरेक्शन से लेके आ रहे, ब्लेटेंट डिसोबीडियंस था ट्रैफिक रूल्स का, उसमें 6 जाने गई। जी। तो वैसा मतलब अगर अवेयरनेस क्रिएट होता है, डेटा कलेक्ट होता अवेयरनेस। है, हाँ। थर्ड हमारा गोल है एसेस ऑफ द इजी ट्रीटमेंट। स्ट्रोक के बारे में हम कहें कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि अगर किसी को पैरालिसिस हुई है तो उसको कहाँ इलाज कराना चाहिए। इवन डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट तो पता होता है कि इसमें लेकिन जो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट है, जैसे कि कोई स्ट्रोक का जो पैरालाइज होता है जिसमें या तो ब्लीडिंग होती है या ब्लॉकेज होता है। ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट तो डिपेंड करता है क्लॉट की लोकेशन और साइज पे, लेकिन जो ब्लॉकेज है वो बहुत से डॉक्टर्स को ऐसे ही ट्रीट करते हैं और जो एक पुराना ट्रीटमेंट चला आ रहा था वही स्टार्ट करते हैं। पर ट्रेडिशन जो रिसेंट चेंजेस हैं, वो ऐसे स्ट्रोक सेंटर्स होते हैं जहां पे स्ट्रोक का इलाज होता है। इसमें अगर 3 घंटे के अंदर ऐसा पेशेंट आ जाता है और उसका स्ट्रोक का एरिया बहुत सिग्निफिकेंट है, तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं या इस हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि उसकी पैरालिसिस या तो न हो या उसकी बाद में लॉन्ग टर्म में रिवर्स हो जाए या मिनिमल हो जाए। सो अवेयरनेस के बाद ही हमें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट का सेंटर पता था, तो हम गवर्नमेंट में इस चीज को फैसिलिटेट करना कि प्रॉपर स्ट्रोक सेंटर खोले।
प्लस कॉमन पब्लिक को भी हम अवेयर करना चाहते हैं कि जिनको स्ट्रोक नहीं भी हो रहा है उनको भी पता होना चाहिए कि अगर किसी को स्ट्रोक होता है तो क्या करना है, कहाँ भेजना है। दूसरा होता है एजुकेशन। चौथा पॉइंट है एजुकेशन। अगर किसी को स्ट्रोक हो गया है तो उस बीमारी में आगे क्या होगा, उसमें और क्या हो सकता है, उसको और क्या करना चाहिए। साथ ही साथ फैमिली और सपोर्टिंग स्टाफ को भी हम ट्रीट कर सकते, मतलब एजुकेट कर सकते हैं, जिससे उस बीमारी के इलाज में मदद मिलती है। तीसरा होता, पांचवा और लास्ट पॉइंट है एडवोकेसी। मैंने पहले भी कहा कि इन सब डाटा को क्रिएट करके हम गवर्नमेंट को मजबूर करते हैं कि उस न्यूरोलॉजिकल जो डिजीज है उनके लिए फंडिंग ज्यादा करे, उनके लिए पॉलिसी बनाए और उनके लिए वेरियस फैसिलिटीज का क्रिएट करें। ठीक, मतलब सेपरेट उसके ऊपर फोकस करने के लिए मतलब वो जरूरी है, अभी तक उतना नहीं हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, तो आप बहुत सारे ब्रेन डिजीज के बारे में आपने अभी बोला कि स्ट्रोक एक ब्रेन डिजीज तो ऑब्वियसली है, तो और क्या क्या ब्रेन डिजीजेस हैं, उसमें कुछ कैटेगरी वाइज कुछ है कि क्या है ब्रेन, कितना होता है ब्रेन डिजीज? इंडिया में अभी मेजॉरिटी ऑफ जो ब्रेन डिजीजेस से हम कोरिलेट करते हैं तो स्ट्रोक, हेड इंजरीज, ब्रेन ट्यूमर्स, माइक, ये बहुत बड़ी डिजीजेज हैं जिनसे डिसेबिलिटी के चांसेस होते हैं पेशेंट्स को। फिर हम दूसरी तरफ से देखें जिससे लाइफ स्टाइल हैम्पर हो रही, आम आदमी जिसको डिजीज है उसका काम हैम्पर हो रहा है, उसमें है हेडेक, जो माइग्रेन या टेंशन टाइप हेडेक है, ये बहुत ही कॉमन है। और इन डिजीजेस में आपको सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, साथ ही साथ एजुकेशन भी बहुत जरूरी होती है कि हाउ टू प्रिवेंट एंड रिकरेंस ऑफ द डिजीज। माइग्रेन में ऐसा नहीं कि आपने दवाई खा ली और आप ठीक हो गए। माइग्रेन में अगर आप पॉजिटिव फैक्टर्स को अवॉइड नहीं करेंगे तो आपको बीमारी बहुत जल्दी जल्दी रिकर करती रहेगी और आप हमेशा दवाई ही खाते रहेंगे। तो अवॉइडेंस ऑफ पॉजिटिव फैक्टर ये भी जरूरी होता है इस पूरा विषय में स्ट्रोक्स के बारे में आपने बोला कि एक बहुत ही ऐसा चीज है वो जिसका मतलब एक गहरा इफेक्ट हो सकता है। तो स्ट्रोक्स एक्चुअली में होते कैसे हैं, मतलब क्या होता है स्ट्रोक होने के बाद, ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? स्ट्रोक एक हिसाब से हम जैसे हार्ट अटैक होता है वैसे ब्रेन में अटैक को हम स्ट्रोक कह सकते हैं। स्ट्रोक यूजली, हार्ट अटैक तो एक यूजली ब्लॉकेज की वजह से ही होता है, लेकिन ब्रेन में स्ट्रोक हम दो तरह से कह सकते हैं, खून की नस का फट जाना या ब्लॉक हो जाना। खून की नस का फटने के चांसेस ब्लॉक होने के चांसेस से थोड़ा सा कम है, पर कंडीशन दोनों में सेम होती है कि आदमी अचानक से पैरालाइज हो जाता है। स्ट्रोक और भी कई तरह, मोस्ट ऑफ टाइम जो स्ट्रोक प्रेजेंट करता है वो एक साइड में पैरालाइज होना है, लेफ्ट या राइट, डिपेंडिंग ऑन द विच साइड क्लॉट हैज अकर्ड। पर और भी तरीके हो सकते हैं कि किसी की आंख की रोशनी अचानक से चले जाना, या किसी के आवाज का अचानक से चले जाना, या किसी भी बॉडी फंक्शन का अचानक से चले जाना, जो मिनट्स में फंक्शन का अचानक से चले जाना, यही एक जो हमारा इंडिकेट करता है कि ये पर्सन को स्ट्रोक है। मेजॉरिटी की पीपल्स नहीं जानते कि क्या बीमारी है, वो एक कॉमन डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको भी पता होता है इसका जो मैं स्ट्रोक के बारे में बात ही आई है और हमारी आम पब्लिक और हमारे डॉक्टर्स के बीच में बहुत सारी जानकारी नहीं कि इसका प्रॉपर इलाज क्या है। स्ट्रोक में हमारा सबसे पहला स्टेप होता है, किसी को पैरालाइज हुई है तो उसको सबसे पहले ऐसे सेंटर पर जाना चाहिए जहां पे इलाज की सुविधा उपलब्ध हो, या एटलीस्ट सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध हो। तो स्ट्रोक के केसेस में हमारा टारगेट होता है कि हम सबसे पहले सीटी स्कैन करके रूल आउट करें कि किस टाइप का स्ट्रोक है, ब्लीडिंग है, खून की नस फट गई है, या ब्लॉकेज हो गया है। अगर ब्लीडिंग, सीटी स्कैन ये बता देता है ब्लीडिंग है कि नहीं है। साथ ही हम कुछ और फैक्टर्स भी देखते हैं कि पेशेंट से अटैच, मींस शुगर तो लो नहीं है या बहुत हाई तो नहीं है, ये भी कॉजेज होते हैं कि मींस पेशेंट को एक पैरालिसिस हो सकती है। फिर अगर किसी की खून की नस में ब्लॉकेज है तो उसको उसी वक्त हम कुछ खून की जांचों के बाद, अगर एमआरआई फैसिलिटी अवेलेबल है तो हम एमआरआई की तरफ लेके जाते हैं, नहीं तो हम तुरंत ही हम कोशिश करते हैं
कि उसको हम एक खून, अगर वो 3 घंटे के अंदर प्रेजेंट कर गया है हमारे पास किसी सेंटर पे या स्ट्रोक सेंटर पे, तो हमारा टारगेट होता है उसकी खून की नस को इंजेक्शन देके खोल देना। और अगर उससे भी नहीं खुलता है तो नेक्स्ट होता है हम क्लॉट को, जैसे हार्ट में एंजियोप्लास्टी होते हैं, ब्रेन में भी थ्रोम्बेक्टमी करते हैं, पर उसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, अराउंड 6 to 7 lakhs, so it is quite not affordable. But yes, injection cost is not too much. The injection cost around 30 to 40,000, and all the ICU charges. So it is quite reasonable. So at least by giving injection only, the recovery rate is 60 to 80%. Okay. Even with thrombectomy, it is not 100%. If you are doing a thrombectomy, it is 84 to 95%. ओके, तो ये स्ट्रोक का जो रीजन है, मोस्टली रीजन क्या रह सकता है? स्ट्रोक के फैक्टर्स ऑलमोस्ट सेम हार्ट डिजीज की तरह ही है। मैंने कहा नहीं, ये भी एक लाइफस्टाइल डिजीज है, वो भी एक लाइफस्टाइल डिजीज है। सो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपरलिपिडेमिया, smoking, all these factors which affect heart Will contribute affect to the the brain. stroke as well. Okay. So you have said that headache और migraine जो मतलब commonly ही मिलता है जो रहते हैं पेशेंट्स, तो ये तो मतलब ऐसा होता है कि हेडेक हम लोग मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हेडेक हो रहा है, कुछ गोलियां ले लिया, फिर अपना थोड़ा कम हो गया, फिर The कंटिन्यू करते headache you ignore is not a headache which is serious enough, हैं। ओके, because the migraine or tension type headache will not let you ignore your headache. So headache which you are ignoring can be ignored, because in migraine the headache is so severe. इसमें जो मतलब साधारण जो गोलियां मिलते हैं ओवर द काउंटर, वो काम नहीं आएंगे? मतलब वो अगर किसी ने माइग्रेन ले में लिया है, इनिशियल स्टेज में कई मेजॉरिटी के पीपल्स में इनिशियली वो माइग्रेन में पेन किलर्स अफेक्ट काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी दोनों बढ़ती जाती है। जैसे किसी को पहले माइग्रेन का फर्स्ट अटैक 4 महीने में आया, पहले 1 साल में आया, फिर 4 महीने में आने लगा, फिर वो बहुत उसका तीव्रता बढ़ जाएगी अच्छा, और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। मींस पहले महीने में 1 बार आता था, फिर हफ्ते में 1 बार आने लगा, फिर हफ्ते में 2 बार आने लगा, हो सकता है फिर so you cannot ignore your headache. so how is this different from a regular headache? You are saying that attack Attack. it does mean that एक टाइम में इतना ही दर्द होगा कि वो कुछ और नहीं कर सकते, ऐसा? Yes, no. अच्छा, The headache is so severe the person cannot do his work regularly. Or in tension type headache, people used to work his work daily, but the efficiency is reduced. So ultimately, after 10 days, 15 days, they will ultimately come to a doctor that I am not able to वर्क sustain. Okay. So coming to the doctor is also essential in the initial days, or can they wait in case of headache? You are saying that 10 दिन के बाद वो आ जाते हैं, ऐसे वो मतलब पहले दिन ही 1-2 दिन में ही अगर देखते हैं कि मतलब सर दर्द कम नहीं हो रहा है, तभी क्या डॉक्टर के पास आना चाहिए? नहीं, इतना सारे सर दर्द इतने सीरियस नहीं होता। मैंने कहा ना, जो सर दर्द आप इग्नोर कर सकते हो इतने सीरियस नहीं होते। लेकिन बहुत सारे सर दर्द बहुत ही बेनाइन होते हैं, और उनको जो 6 महीने में 1 साल में 1 बार होता है, उन सर दर्द के लिए हम भी नहीं कहते किसी डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन जो सर दर्द रेगुलर होते हैं, बहुत सीवियर होते हैं, और कई सारे सर दर्द, कई सारे पेशेंट आते हैं, उनको लगता है कि सर दर्द का मतलब ब्रेन में ट्यूमर ही होता है या ब्रेन के अंदर कोई बीमारी होती है। मैं उनको हमेशा ही कहता हूं कि ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह है। अगर कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होगी तो बॉडी का कोई फंक्शन गड़बड़ हो चुका होगा। तो आपको पहले तो ये सर दिमाग से बात निकाल देने की, किसी को सर दर्द होना है तो ब्रेन में प्रॉब्लम ही है। मैं किसी को सीटी या एमआरआई एडवाइस नहीं करता, तब भी कई सारे लोग इंसिस्ट करते हैं, तो उनका मन का वहम निकालने के लिए मुझे लिखना पड़ता है। लिखना पड़ता। अच्छा, सो
पर हाँ, कई सारे सर दर्द होते हैं कि उनमें हमें, जैसे सर दर्द का लगातार रहना, मीन्स पेन किलर खाया तो सर दर्द कम हो गया लेकिन वो लगातार बना हुआ है, या लेटने पे बढ़ जाना, ऐसे सर दर्द होते हैं। या धूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना, साथ ही साथ कोई बॉडी में वीकनेस होना या विजन का कम, ऐसे कुछ हेडेक्स होते हैं जिससे हम रिड्यूस करते हैं कि ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके साथ ही फिर हम कुछ टेस्ट लिखते हैं। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ हेडेक यंग पॉपुलेशन में बेनाइन होते हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं होती, और डॉक्टर को दिखा के, किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, उनको दिखा के आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और पर हेडेक के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी होती है, सिर्फ इलाज नहीं है उसका, बीमारी को समझना, उसके हिसाब से अपने आप को ढालना, खासतौर से माइग्रेन के उसमें, और टेंशन टाइप के हेडेक में भी बहुत जरूरी होता है। तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूजेज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड कंप्यूटर्स कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू हेडेक्स, राइट? It induces stress on brain and plus also body muscles. So yes, it induces also ocular muscles are also strained. So it induces tension type headache. ओके। सो आप हम बात कर रहे थे ब्रेन ट्यूमर के बारे में भी आप बात कर रहे थे, तो ब्रेन ट्यूमर मतलब ऐसे क्यों होता है, ये अगर थोड़ा बोलिए। ब्रेन ट्यूमर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, और ब्रेन ट्यूमर मोस्ट ऑफ द टाइम जेनेटिकली प्रिडिस्पोज्ड होते हैं। कभी तो ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में ऐसे कुछ नहीं कहा सकता कि वो क्यों होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ब्रेन में जो ट्यूमर्स होते हैं वो बॉडी के किसी पार्ट से स्प्रेड करके आए हुए होते हैं। अच्छा, मतलब इसमें लाइफस्टाइल पर चेंजेस ब्रेन या के फिर ऐसा अपने कुछ? जो ट्यूमर्स होते हैं वो 50% बेनाइन होते हैं और 50% मेलिग्नेंट होते हैं। लाइफस्टाइल का इससे मतलब ब्रेन डायरेक्टली ट्यूमर से उसका डायरेक्टली रिलेशन? कोई ओके। कमिंग बैक टू वर्ल्ड ब्रेन डे, तो इस साल मतलब 2023 का वर्ल्ड ब्रेन डे का जो थीम है वो क्या है? अभी हमारा थीम डे है कि प्रिवेंट डिसेबिलिटी, लीव नो वन लेफ्ट बिहाइंड। सो इस साल हमारा अवेयरनेस, जैसे मैंने स्ट्रोक पे कहा, स्ट्रोक के बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं कि स्ट्रोक बीमारी क्या है, एजुकेशन, अवेयरनेस, क्या मैग्नीट्यूड है, कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं। दूसरा, हम एजुकेशन करना चाह रहे हैं कि बीमारी है क्या, क्यों होती है। तीसरा, हम करना चाह रहे हैं कि ये प्रिवेंटेबल है, ट्रीटेबल है, और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट मैंने अभी बताया कि उसको अगर टाइम पे किसी विद इन 3 आवर्स अगर आप पहुंच जाते हैं अच्छे सेंटर पे, हमारे यहाँ सेंटर पे इवन 4 आवर्स के अंदर भी हम इंजेक्शन देते हैं। कई सार मेरे पास अभी तक 3 पेशेंट आए जो विद इन टाइम फ्रेम आए, और वो तीनों रिकवर कर गए, तीनों अभी तक वो चलते हैं। मेरे को दुख अभी तक यही है कि कोई भी टाइम पे नहीं आता। कितना टाइम है जो आप टाइम विद पे इन आना 3 बोलते आवर्स, हैं? अच्छा, चूंकि हमें इन्वेस्टिगेशन में भी टाइम लगता है, तो 3 आवर आइडियल टाइम होता है। तो 3 आवर्स में अगर कोई पहुंचेगा तो मतलब इन्वेस्टिगेशन सिम्टम में, दिखने के 3 आवर्स? जैसे ही हुआ कि आपको एक साइड में पैरालिसिस हो गई है, उसी वक्त अगर आप हॉस्पिटल आते हैं, मींस हाफ एन आवर, विद इन 1 आवर, क्योंकि हमें इन्वेस्टिगेशन में भी टाइम लगता है। क्योंकि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आप हॉस्पिटल में आए तो आपको पूछताछ में ही 10-15 मिनट लग जाएंगे, फिर सीटी में शिफ्ट होंगे, वहाँ सीटी स्कैन होगा, सो हाफ एन आवर प्लस ब्लड टेस्ट जाएंगे, तो इट टेक्स अराउंड 1 आवर टू prepare our, no, diagnosis can be done by CT scan. Okay, fine. Diagnosis of a stroke is always clinical, but to other tests take around at least half an hour, and for starting a thrombolysis we need at least 1 hour, Okay. even thrombectomy. So although there are many criteria, we are not waiting for all these things, but then there are increased chances of bleeding after thrombolysis. So safety side, it takes around 1 hour to give injection. ये सिम्टम्स को मतलब पहचानना भी तो एक मतलब बहुत Simple, इम्पोर्टेंट I है। told you ना, the sudden onset, किसी को अचानक से एक साइड में कमजोरी आ गई, एक साइड, वन साइड, हाथ नहीं उठा सकते, पैर नहीं हाथ पैर, ले वो सकते यूजली हाथ पैर उठना ही कॉमन होता होता है। और दूसरा आपने बोला कि सडन लॉस ऑफ आई साइट एंड सडन लॉस ऑफ वॉइस। है। एनी लॉस ऑफ फंक्शन विच इज सडन, ओके, इन द होल बॉडी।
होल बॉडी। उसके मतलब वो रियलाइज होने के मतलब 3 घंटे में अगर आप लोगों के पास पहुंच जाते हैं तो मतलब प्रॉपर तो वो एटलीस्ट मैंने कहा ना कि हम थ्रोम्बोलिसिस से 67 टू 70% चांसेस हैं कि आपको या तो रिवर्स हो जाएगा, अगर आप, वो डिपेंड करता है कौन सा एरिया इन्वॉल्व है। जरूरी नहीं कि सभी की थ्रोम्बो, जिनको पैरालिसिस हुई जरूरी नहीं सभी की थ्रोम्बोलाइज की जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक माइनर एरिया इन्वॉल्व होता है पर पैरालिसिस बहुत सीवियर होती है, जो कि बाद में धीरे धीरे ग्रेजुअली रिकवर करता है, वहां पे हम थ्रोम्बोलाइज नहीं करते हैं। थ्रोम्बोलाइसिस के हमारे क्राइटेरियाज में हमारा जो होता है उसको एमआरआई या सीटी स्कैन देख, अगर एमआरआई अवेलेबल नहीं होता है तो हम फिर डायरेक्ट थ्रोम्बोलाइज करते हैं। अदरवाइज अगर एमआरआई में छोटा एरिया निकल के आता है कि यस इट इज स्मॉल एरिया, सो वी डोंट गो फॉर थ्रोम्बोलाइज। ओके। तो But ब्रेन yes, डिजीज के हाँ still the other factors, to control of blood pressure, control of blood sugar, uh, other medication to control, and also prevention. It is all important in management of a stroke. So, a stroke not a disease which is being managed the same day, one day, or it is takes longer duration and collective team effort. ओके। तो ब्रेन डिजीज के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हेल्दी ब्रेन मेंटेन करने के लिए आप क्या टिप्स देंगे? सबसे पहला मैं सलाह दूंगा कि आपको सबसे 6 से 7 घंटे की नींद कम से कम लेनी चाहिए। सोने से 2 घंटे पहले हम अपन मोबाइल बिल्कुल, या स्क्रीन टाइम, इवन नॉट मोबाइल ओनली, इवन टीवी शुड नॉट बी वॉच्ड। सो नो स्क्रीन टाइम 2 आवर्स बिफोर बेड टाइम। अवॉइड कॉफी, स्मोकिंग, निकोटीन 6 आवर्स बिफोर sleep. And for do regular exercise, either 1 hour of gym or 5 kilometers of daily walk. So it will maintain our health. For road traffic accident, I will advise to properly use helmet or seat belt for car drivers and follow traffic rules. Yeah. And Okay, since you are from ILS hospital, what are the treatment facilities available regarding the brain diseases and all that? What are the treatment facilities available at ILS? all the basic facilities for neurosurgical disease, even neurological disease are also available. I gave you example of stroke. Stroke is a disease which is proper treatment for which it is still not available in tier 2 cities. In Delhi or Bombay, it is quite common that stroke centers are there and many doctors are there in a single city. But in tier 2 cities, even not many people are aware of the disease and how it is being treated. What happens, most of people go to the physician and physician start whatever they know from their beginning areas. Nowadays there are very changing paradigm, मतलब इलाज का तरीका बदल रहा है। मैंने कहा ना, पहले होता था कि हम वेट करते थे कि उसका ब्लड रिपोर्ट आने के बाद और बहुत सारे फैक्टर्स के बाद हम इंजेक्शन के लिए स्टार्ट करते थे, पर आजकल तो जो लेटेस्ट डाटा वो कहता है अगर किसी को स्ट्रोक हुआ आपके पास आए हैं तो सीटी स्कैन के जस्ट बाद आपको ब्लड शुगर देखनी है और इंजेक्शन देके पहला काम यही करना है कि आपको इंजेक्शन देना है। सो आईएलएस हॉस्पिटल में स्ट्रोक का इलाज, भले वो ब्लीडिंग हो या ब्लॉकेज हो, वो दोनों का इलाज होता है। और ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज हैं, चाहे स्ट्रोक हो, ब्लीडिंग हो, ट्रॉमा हो, ट्यूमर हो, इवन स्पाइन डिजीज, कोई भी डिजीज है वो आईएलएस हॉस्पिटल में ट्रीट की जा सकती है। इवन मैंने आने के बाद त्रिपुरा में आईएलएस हॉस्पिटल में आयुष्मान भी स्टार्ट करवा दिया कि इवन आयुष्मान भी ट्रीट किया जा सकता है न्यूरोसर्जरी के अंडर में। ओके, मतलब आयुष्मान के सुविधा जो है मतलब कम खर्च में वो पूरा ट्रीटमेंट ले सकते हैं कोई भी पेशेंट। कुछ सारी फैसिलिटीज चूंकि नहीं है तो डिजीजेस को चेक करके देखना पड़ता है वेदर वी कैन ट्रीट और नॉट, अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ डिजीज वी कैन ट्रीट इट हियर। Okay. Thank you so much. Thank you, doctor, for providing your valuable time for us. थैंक यू।
টুডে উই হ্যাড উইথ আস ডক্টর নিরঙ্কর দেব। তিনি বললেন বিভিন্ন বিষয় এবং ব্রেন ডিজিজ রিলেটেড বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম, এবং আজ ওয়ার্ল্ড ব্রেন ডে, এবং ওয়ার্ল্ড ব্রেন ডেতে আমরা শুনলাম চিকিৎসকের কাছ থেকে কিভাবে ভালো রাখতে হয় আমাদের মস্তিষ্ককে, এবং স্বাভাবিকভাবেই লাইফস্টাইল চেঞ্জেস এবং তার পাশাপাশি এক্সারসাইজ, যোগা করা অবশ্যই একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট, সেই কথাই কিন্তু তিনি জানালেন। এখনকার মতো এই বিশেষ টক শো এই পর্যন্তই। পরবর্তী লেটেস্ট নিউজ আপডেটস দেখতে শুধুমাত্র চোখ রাখবেন নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায়। নমস্কার। হিরে দেখুন নতুন করে। ডিজাইনার হীরের গয়নার অভূতপূর্ব এক অভিজ্ঞতা। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনাদের বিশ্বাস আমাদের ক্ষমতা।